आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे भारत में यूरोपीय का आगमन। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस्मानिया सल्तनत में ने एशिया माइनर पर विजय कब प्राप्त की थी, यानी कि उस्मानिया जो सल्तनत था, तो उस्मानिया सल्तनत में एशिया माइनर पर विजय प्राप्त किया था 1453 ईस्वी में। 1453 कौन जीता था? उस्मानिया सल्तनत। किस पर? तो एशिया माइनर पे जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुस्तु कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? अधिकार किया था। तो उस्मानिया तुर्कों ने को ऊपर में लिखा गया ना, तो उस्मानिया तुर्कों ने क्या किया था कि एशिया माइनर को हराया था और उस पर विजय प्राप्त की थी 1453 ईस्वी में। वही क्वेश्चन सेकंड में दिए गए कि कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार जमाया था? तो वो है उस्मानिया तुर्कों ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि कुतुब कुतुबनुबा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? कुतुबनुबा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? यानी कि कुतुबनुबा की जो समुद्री यात्रा था उसमें जो दिशा सूचक के रूप में मतलब उपयोग किया गया था। कुतुबनुबा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? तो ये था दिशा सूचक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई थी? तो यूरोप में आरंभ हुई थी। जो हमारे स्पेन और एक और देश था, तो मिलके स्पेन और इंग्लैंड मिलके दोनों ने क्या किया था कि समुद्री मार्ग से अलग अलग महाद्वीप खोजने का होड़ लगाया था। तो ये बात यही लिखा गया कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेशों में आरंभ हुई थी? किस महादेशों में आरंभ हुई थी? तो यह यूरोप में आरंभ हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया था? तो पुर्तगाल व स्पेन ने। यानी कि नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने। चलिए, अब हमारा कोलंबस जो था वो हमारा स्पेन का रहने वाला था। कोलंबस जो था, जो कि अमेरिका का खोज किया था, तो वो कोलंबस वो उसका मूल निवासी था, वो स्पेन का मूल निवासी था। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में पहुंचा था। कालीकट के पर पहुंचा था, जाम्बोरी ने उनका स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा जब पहुंचा 1498 ईस्वी में, जब वो वापस जाने लगा तो क्या किया कि कुछ मसाला जो है वो अपने शिप पर ले गया और वहाँ जाके, यानी कि भारत से क्या ले गया, वो मसाला ले गया और वहाँ जाके यानी कि वो मतलब अपने देश जाके वास्को डी गामा, यानी कि पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। तो पुर्तगाल में जाके वो 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया था। उसके बाद मतलब कि उन्होंने भी ये सोचा कि वहाँ के साम्राज्य ने सोचा कि क्यों ना मसाला के साथ भारत के साथ व्यापार किया जाए। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यानी कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो वास्को डी गामा कालीकट, बोलते ना, कालीकट के जाम्बोरी ने स्वागत किया था। कालीकट में वास्को डी गामा भारत बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। उत्मासा अंतरीप कहते हैं केप ऑफ गुड होप की खोज 1487 ईस्वी में कौन किया था? तो वो है बार्थोलोमेव डियाज को यहाँ लिखा हुआ है उत्मासा अंतरीप, यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली यात्री ने किया था? तो बार्थोलोमेव डियाज ने किया था 1487 में। कब? 1487 में इसमें किया था, बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। बार्थोलोमेव डियाज यानी कि पुर्तगाल का रहने वाला था। यानी कि कौन तो स्पेन और सबसे, यानी कि अलग अलग समुद्री मार्ग खोजने का होड़ लगा हुआ था। किसमें? तो स्पेन और पुर्तगाल में। तो स्पेन का रहने वाला था कोलंबस, जो कि 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया था। और हमारा जो है 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से हुआ था। पुर्तगाल से 2 यात्री थे, यानी कि पुर्तगाल से जब एक यात्री निकला 1487 में, तो केप गुड होप की खोज किया दिया था। उसका नाम था हमारा बार्थोलोमेव डियाज। और दूसरा यात्री था पुर्तगाल से, हमारा क्या नाम था उसका? उसका नाम था उसका नाम था हाँ, उसका नाम था, एक तो हो गया बार्थोलोमेव डियाज, दूसरा वास्को डी गामा हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाए, यानी कि अमेरिका। अब देखिए, अब हमारा देखिए 11 नंबर आ गया। अब देखिए हम लोग मिलान कर लेते हैं।
न्यूजीलैंड की खोज तस्मान हॉलैंड, न्यूजीलैंड की खोज तस्मान हॉलैंड ने किया था। न्यूजीलैंड की खोज समुद्री मार्ग की खोज कौन किया? तस्मान हॉलैंड। न्यूज आया है क्या कि तस्मान हॉलैंड, तस्मान हॉलैंड, न्यूजीलैंड तस्मान हॉलैंड। चलिए अब हमारा ब्राज़ील का खोज किया था अल्बारे अल्बारेज कैब्राल। यह यह शायद दूसरा आदमी था भारत आने वाला, दूसरा पुर्तगाल था जो भारत आने वाला, का नाम क्या था? अल्बारेज कैब्राल। यही अल्बारेज कैब्राल ने ब्राज़ील की खोज की थी, अल्बारेज कैब्राल। अब ऑस्ट्रेलिया का खोज तो कैप्टन कुक, ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक ने किया था। और अमेरिका की खोज कौन किया था? तो कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज कोलंबस, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक, ब्राज़ील की खोज अल्बारेज कैब्राल और न्यूजीलैंड की खोज तस्मान हॉलैंड ने किया था। निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्तमासा अंतरिक्ष से भारत तक एक रास्ता खोजने की मदद की थी? यानी कि अब्दुल मजीद जो था वास्को डी गामा को, यानी कि अब्दुल मजीद भारतीय मतलब यात्री था जो कि वास्को डी गामा को क्या किया था कि उत्तमासा अंतरिक्ष से केप उपग्रह के आसपास का डोबा आ गया था। उसके बाद वहाँ तक भारत का रास्ता दिखाया था। भारत का रास्ता दिखाने वाले का नाम क्या था? तो अब्दुल मजीद, मस्जिद नहीं, मजीद, अब्दुल मजीद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कालीकट यानी कि देखिए यहाँ ये होगा वास्को डी गामा। देखिए कालीकट किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो यहाँ बोलते हैं ना, जामोरिन हो गया। अब देखिए वास्को डी गामा के राजा का व्यापार का अधिकार, यानी कि कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के लिए वास्को डी गामा ने व्यापारियों ने विरोध किया। तो अरब से विरोध किया था। क्या नाम है? अरब से विरोध किया था। अब देखिए वास्को डी गामा ने राजा से व्यापार का अधिकार, यानी कि कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को अरब के व्यापारियों ने विरोध किया था। चलिए भारत से खरीदे मसालों को वास्को डी गामा वास्को डी गामा अपने यहाँ कितना गुना मुनाफा था? 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना मुनाफा कमाया था। चलिए एक और हो रहा है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंग्रेज जामोरिन ने किया था, अरब के व्यापारियों ने विरोध किया था कालीकट में। तो अब वास्को डी गामा ने 60 गुना व्यापार किया था। अब देखिए यूरोपियों ने भारत आगमन के संदर्भ में इस्तादो द इंडिया को डैश के रूप में सर्वोत्तम रूप से इस्तादो पुर्तगाल को शायद कहा था। इस्तादो द इंडिया को देखिए भारत के पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि भारत में पुर्तगाली द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? उसका नाम था, हमको बोला जाता इस्तादो द इंडिया। अब पोप अलेक्जेंडर 1453 ईस्वी में पूर्वी समुद्री व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दिया गया था। पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा पूर्वी समुद्री व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दिया गया था 1453 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछ सकते हैं? तो देख रहे असत्य है तो पहले देखते हैं। वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में आया था, एकदम सही है। वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में आया था। वास्को डी गामा एक्चुअली 3 बार आया था। एक बार आया था 1498 में, तो वही हमारा कालीकट के बाद जामोरिन ने उसका स्वागत किया था। फिर बजाते समय साल लेके जाओ 60 गुना ज़्यादा तुम्हारा तो 3 बार, यानी कि वास्को डी गामा 3 बार, पहला 1498, दूसरा 1502 और तीसरा 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा यानी कि कहाँ आया था? वास्को डी गामा आया था, भारत आया था। अब पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई, एकदम सही है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई। दूसरी फैक्ट्री शायद वहाँ मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए जहाज व्यापारी अल्वारेज कैब्राल 1520 में भारत, नहीं ये गलत था। अल्वारेज कैब्राल जो था वो ब्राज़ील खोज किया था, और दूसरा पुर्तगाली था जो भारत आने वाला था, अल्वारेज कैब्राल। तो ये गलत है, ये हमारा गलत है। 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क ने कोचीन
ने पहला यूरोपीय किला फोर्ट बनवाया। पहला यूरोपीय किला फोर्ट बना 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क ने कोचीन में अपना पहला यूरोपीय किला फोर्ट बनवाया। 1503 ईस्वी में एकदम सही है, हमारा यूरोपीय किला फोर्ट बनवाया था अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में। अब आगे क्वेश्चन, गोवा दमन दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों के किया गया था। गोवा और दमन दीव में मतलब अधिकतर शासन पुर्तगाली का ही था, तो वहाँ का जायज उपनिवेशीकरण पुर्तगाली ही करेंगे। अब देखिए, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी ने के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। सर्वप्रमुख यानी कि पुर्तगाली व्यापारी व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च यानी कि पुर्तगाली व्यापारी कंपनी जो था उनका भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य यही था कि काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया जाए। काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया जाए, ये प्रमुख कारण था पुर्तगाली व्यापारी कंपनी का भारत में आगमन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपना पहला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। पहला पुर्तगाली था कौन? फ्रांसिस्को। पहला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। अल्मोड़ा, इसी को अल्मोड़ा भी कहते हैं, अल्मेडा था। और दूसरा था अल्बुकर्क का पुर्तगाली का असली संस्थापक भारत में अल्बुकर्क को माना जाता है, जो कि 1509 से 1515 तक रहा था। इसी बीच 1510 ईस्वी में बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह से गोवा को बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था अल्बुकर्क। और बात करें फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ये इसका मुख्य था कि इसने क्या किया था कि सबसे पहले 1505 ईस्वी में भारत आया था वायसराय बन के, और 1509 ईस्वी में यह चला गया था। और इसका मुख्य था कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया। ब्लू वाटर पॉलिसी इज रिलेटेड टू द समुद्रों में वर्चस्व बनाने करने के लिए किया उसका हड़प नीति के तहत, यानी कि समुद्रों में अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी कहीं हद तक ब्लू वाटर पॉलिसी जो था वो सफल भी रहा। और उसके बाद इसने अल्बुकर्क आया था 1509 ईस्वी में, तो इसने क्या किया कि सबसे पहले इसका काम था कि ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने ख़त्म कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति का शुरुआत अल्मोड़ा, अभी बताए थे ना 1505 से 1509 में रहने वाले अल्मोड़ा फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी और शांत जल की नीति की शुरुआत किया था। अब देखिए 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध हुआ था, एकदम सही है। 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध हुआ था, अल्मेडा के गुजरात के शासक से पराजित हुआ था। अल्मोड़ा गुजरात के शासक से पराजित हुआ था। चौल के युद्ध था 1508 ईस्वी में, चौल का युद्ध। 1509 में दीव के युद्ध फ्रांसिस्को द अल्मोडा ने महमूद बेगरा मिथ तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े में पराजित किया। 1509 ईस्वी में दीव के युद्ध दमन एंड दीव था ना, तो वही दीव के युद्ध 1509 ईस्वी में दीव के युद्ध फ्रांसिस्को डे अल्मोडा ने महमूद बेगरा मिथ और तुर्की शासकों का समुद्री बेड़े में पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही नहीं है? तो हमारा अल्बुकर्क ने बॉर्डर पॉलिसी बंद करवाया था, एकदम अभी ऊपर बताया ना कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया, और ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत करने वाले का नाम है अल्बुकर्क। वही अल्बुकर्क जो 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहा था, और यह दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। चलिए 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति नहीं दी थी। नहीं, अल्बुकर्क ने यह कहा था, और वह सारे पुर्तगाली पुरुषों को यह बात कही थी कि आप भारतीय स्त्रियों से विवाह करें, ना कि नहीं करने के लिए नहीं, यह करने के लिए कहा था। ये तो गलत हो गया आपका। यानी कि अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। हाँ सही बात है, गोवा अल्बुकर्क जाने जाते हैं, यानी कि अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा राम मोहन राय तो बहुत बाद में सती प्रथा को ख़त्म किए थे, तो इसीलिए इनको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अल्बुकर्क
जो था वो उनका जो अधिकार क्षेत्र था, उस अधिकार क्षेत्र में क्या किए थे कि उन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। एकदम सही है। अब देखिए, पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त किसने दी? तो कृष्णदेव राय ने। भटकल में कृष्णदेव राय ने, भटकल में यानी कि पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने, यानी कि भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त कृष्णदेव राय ने दिया था। पुर्तगालियों को कृष्णदेव राय ने इजाज़त दिया था। कौन दिया था? कृष्णदेव राय ने दिया था। अब देखिए, हमारा आधिपत्य वर्ष यानी कि मलक्का द्वीप पे 1511 ईस्वी पे, मलक्का द्वीप पे 1511 में, 1500 उससे पहले बीजापुर के शासक आदिल शाह, महमूद आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। यानी कि कब अधिपत्य किया था तो गोवा 1510, मलक्का 1511, 10 गोवा, 11 मलक्का, 10 गोवा, 11 मलक्का। अब देखिए, दीव 1535 में, दमन दीव वाला है वही दीव 1535 ईस्वी में। हारमूज जो क्षेत्र, हारमूज की संधि हुआ था ना, हारमूज तो वो हुआ था 1515 में। हारमूज 1515 और दीव 1535। हारमूज 1515, दीव 1535। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया था? तो इसका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह यानी कि कोचीन को अपना राजधानी बनाया। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाने वाला पहला किसने बनवाया था 1530 ईस्वी में? था नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा 1530 ईस्वी में कोचीन को न बनाकर उसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था, नीनो डी कुन्हा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट थोमे तथा हुगलिक में पुर्तगाली बस्तियों किस वायसराय ने बसाई थी? नीनो डी कुन्हा ने सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को बताया था। यानी कि सेंट थोमे और हुगली में पुर्तगाली बस्तियों किस वायसराय ने बसाई थी? तो नीनो डी कुन्हा। अब नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या किस वर्ष बसीन पर आधिपत्य स्थापित किया? किस वर्ष बसीन पर आधिपत्य स्थापित किया था? 1535 ईस्वी में। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या 1535 ईस्वी में की। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या 1535 ईस्वी में बेसिन पर आधिपत्य स्थापित करने के समय में कर दिया था नीनो डी कुन्हा ने। यानी कि गुजरात के बेसिन पर कौन किया था? तो नीनो डी कुन्हा ने 1535। अब पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ कार्टेज आर्मेडा पद्धति, यानी कि पुर्तगाली कार्टेज जो पद्धति था अल्बुकर्क ने शुरू किया था। कार्टेज आर्मेडा पद्धति जो है अल्बुकर्क ने शुरू किया था। पहले अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में आता है और 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लेता है। यानी कि बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीत लेता है 1510 ईस्वी में। उसके बाद उसने सबसे पहला काम करता है कि उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को ख़त्म कर देता है। वही ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने शुरू किया था। तो उसको क्या किया जाता है? अल्बुकर्क उसको ब्लू वाटर पॉलिसी को ख़त्म कर देता है। और जैसे ही ब्लू वाटर को पॉलिसी को अल्बुकर्क ख़त्म करता है तो उसके स्थान पे लाता है कार्टेज अमेडा कार्टेज अमेडा पद्धति लाता है। यानी कि समुद्री मार्गों पर सुरक्षा यानी कि करने जो है वसूलने की व्यवस्था लगा दी है। यानी कि कार्टेज अल्मेडा पद्धति के तहत समुद्री मार्गों की सुरक्षा, यानी कि उससे जो भी जाने वाले हैं तो डाकुओं से बचाने या फिर उधर से जाने का कर देना पड़ता था। यानी कि तो उसने एक व्यवस्था लगा दिया, उसी को कहा गया कार्टेज अल्मेडा पद्धति। अब देखिए, पुर्तगालियों के सोकोत्रा द्वीप पुर्तगालियों के सोकोत्रा द्वीप तो हमारा देखिए क्या नाम है पुर्तगालियों के सोकोत्रा द्वीप में है हमारा, उसका तो फारस की खाड़ी, सोकोत्रा द्वीप फारस की खाड़ी, हरमुज हिंद महासागर में अपनी
चौकियां स्थापित की थी? कौन पुर्तगालियों ने? एकदम सही है। भारत के जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। यानी कि भारत ने जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही प्राप्त है, पुर्तगालियों को ही प्राप्त है। थोड़ा सा इसको कर लो। चलिए देखते हैं। अब देखिए, किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? पान। पान की शुरुआत पुर्तगालियों ने नहीं किया था, कि पुर्तगालियों के शुरुआत किया था हमारा पुर्तगालियों का आलू का शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। तंबाकू, आलू, तंबाकू और लाल मिर्च, आलू, तंबाकू और लाल मिर्च का शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। अब भारत में किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जहाज निर्माण, पुर्तगाल यानी कि आए तो जहाज निर्माण में गौथिक कला में, जहाज निर्माण में, गौथिक कला में, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाल, जहाज निर्माण पुर्तगाल, गौथिक कला पुर्तगाल। अब देखिए, भारत में पुर्तगाली राज्य के पतन को का क्या कारण था? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? यानी कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो धार्मिक असहिष्णुता भी एक कारण था, कि जो पुर्तगाली साम्राज्य का पतन हो गया। भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट, भारत के व्यापारी संग लूटपाट करने लगा था, इसी के वजह से पुर्तगाली साम्राज्य का पतन हो गया। भारतीय महिलाएं संग वैवाहिक नीति, यानी कि भारत के महिलाओं के साथ वैवाहिक का जो नीति था पुर्तगाली का, इसके कारण का भी पतन होने का मुख्य कारण था। 1961 में गोवा की स्वतंत्रता, गोवा में 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर का नाम था सिल्वा। कौन सिल्वा? तो एंटोनियो सिल्वा याद रखो ना, बस काम खत्म। एंटोनियो सिल्वा 1961 में गोवा का स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन सिल्वा? तो कौन सिल्वा? तो एंटोनियो सिल्वा। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर पर घेराबंदी की थी? यानी कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली की घेराबंदी की थी। शाहजहां ने हुगली का घेराबंदी किया था पुर्तगालियों के विरुद्ध। अब 1596 ईस्वी में भारत आने वाला पहला डच नागरिक था कॉर्नेलिस हॉटमैन। पूरा हॉट था, तो हॉटमैन डचों का स्थापना 1602 ईस्वी में होता है, और 1596 ईस्वी में पहला डच नागरिक का नाम था कॉर्नेलिस हाउटमैन। यानी कि बरिगंदे ओस्ट इंड से कंपनी की स्थापना डचों ने 1602 ईस्वी में की थी। यानी कि डचों ने 1602 ईस्वी में किस कंपनी की स्थापना की थी? तो बरिगंदे ओस्ते इंड से कंपनी 1602 ईस्वी में, डच 1602 में बरिगंदे ओस्ते इंड से कंपनी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कि मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाया था। एकदम सही है। 1596 ईस्वी में आया था पहला यात्री, उसका नाम तुम्हारा कॉर्नेलिस हॉटमैन। उसके बाद 1602 ईस्वी में एक कंपनी का स्थापना करता है डचों ने, बरिगंदे ओस्ते इंड से कंपनी का। उसका डचों ने सबसे पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1605 में लगाया था, और पिपली में 1627 में, और चीनू सूटा में 1653 ईस्वी में, सूरत में 1608 में। ये गलत है हमारा, डचों ने गलत है ये। डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ की थी? इंडोनेशिया में की थी। डचों ने बाटमिया, इंडोनेशिया हमारा साउथ ईस्ट कंट्री है इंडोनेशिया का। सुंडा ट्रेंच वगैरह सब इंडोनेशिया में है। चलिए तो देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। डचों ने वाटमेविया नामक नगर की स्थापना इंडोनेशिया में की थी। यानी कि डच जो है वो भारत के साथ व्यापार से ज़्यादा व्यापार करना चाहते थे, इंडोनेशिया के साथ वो ज़्यादा व्यापार करना चाहते थे। तो बाट बिया ए भैया बांटना, तो कहाँ से? लंका। डचों ने कहा कि ए भैया बांटना, तो बाट बिया नगर कहाँ बसाया था? इंडोनेशिया में बसाया डचों ने। अब भारत में भारतीय वस्त्रों निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया? डचों को दिया जाता है। भारत में भारतीय वस्त्रों निर्यात की यानी कि भारतीय वस्त्रों को
भारत में भारतीय वस्त्रों का निर्यात डचों को दिया जाता है। डचों को वस्त्रों का निर्यात करने का जो श्रेय डचों को दिया जाता है। यानी कि डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? यानी कि डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था था वो कार्टेल पर आधारित थी। कार्टेल पर आधारित थी, कार्टेल पर। और डच राज्य मार्तंड मार्तंड बर्मा से किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केरल में समाप्त हो गई थी? कालाचेल का युद्ध, यानी कि डच द्वारा मार्तंड बर्मा से, डचों ने मार्तंड बर्मा से कालेचेल का युद्ध, कालेचेल का युद्ध, मार्तंड डचों ने मार्तंड बर्मा से डचों ने मार्तंड बर्मा से कालेचेल का युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केरल में समाप्त होती, उसकी राजनीति केरल में समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी हमारे जो व्यापार के लिए भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डच लोगों ने आरंभ की थी। डच लोगों ने संयुक्त पूंजी कंपनी डच लोगों ने आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत के व्यापार का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो वो इलिवेंट कंपनी, यानी कि भारत में व्यापार करने के लिए एक संवैधानिक अपना पहला अधिकार पत्र, भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र, भारत में व्यापार करने का सबसे पहला अधिकार पत्र जो प्राप्त हुआ था वो लीवेंट कंपनी। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। मर्चेंट एडवेंचर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन मर्चेंट एडवेंचर्स नामक से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। चलिए अब आगे आ जाते हैं। 31 दिसंबर 16 ईस्वी को रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार रानी एलिजाबेथ ने दिया था। यानी कि ब्रिटिश कंपनी ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार रानी एलिजाबेथ ने दिया। रानी एलिजाबेथ ने उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? यानी हेक्टर जहाज का नाम हेक्टर जहाज का नाम था हेक्टर जिसमें जहाज का ही नाम था हेक्टर, जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे। यानी विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे। उस जहाज का नाम था हेक्टर जहाज का नाम था हेक्टर। विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी कि विलियम हॉकिंस 1908 ईस्वी में सूरत पहुंचा और 1909 ईस्वी में आगरा दरबार में जहांगीर से भेंट किया था। 1909 में 1908 में जहांगीर कहाँ था? कुछ गलत है इसमें। जहांगीर ने कहा कैप्टन हॉकिंस को संगलिस खान की उपाधि दी थी। एकदम सही है। चलिए दूसरा नंबर तो एकदम सही। पहला नंबर का जो डेट 1908 1909 तो गलती लग रहा है, कुछ मिस प्रिंट हो गया होगा। चलिए 1911 में मुगल बादशाह जहांगीर ने किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ? कैप्टन मिडल्टन। 1911 में मुगल बादशाह जहांगीर से कैप्टन मिडल्टन व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। कैप्टन मिडल में रहेगा तो मिडल और टन मारेगा, मिडल टन 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 टन। अब किसकी अनुपात से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर से अनुपात पर यानी कि अनुमति प्राप्त कर गुजरात के सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था अंग्रेजों ने। अब निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सब्बावली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगाली को सब्बावेली के नाम स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट एकदम बेस्ट है, थॉमस बेस्ट है। अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को रब्बा वैली के स्थान पर हराया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में 1615
इसे मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार पहुंचा। तो यह सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। उससे पहले कैप्टन हॉकिंस पहुंच चुका था, लेकिन 1615 ईस्वी में कौन पहुंचा, डेट लिख दी 1615 में, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा, जहांगीर के अजमेर दरबार में, जहांगीर के अजमेर दरबार में पहुंचा था 1615 ईस्वी, सर टॉमस रो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। सर टॉमस रो 1615 में आया था, यानी कि 1615 में आया था सर टॉमस रो। और रॉल्फ फिंच भी आया था, रॉल्फ फिंच भी आया था जहांगीर के शासनकाल, लेकिन कौन नहीं था? एडवर्ड टेरी, ये जहांगीर के समय में नहीं आया था। चलिए, अब हमारा हुगली जो है वह 1651, हुगली 1651 में स्थापना हुआ था। हुगली का समय 1651। मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे ने किया था। मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे ने किया था। मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे ने किया था 1939 में किया था। 1939 में किया था। फ्रांस की स्थापना फ्रांसीसी डे ने 1939 में होता 1939 में किया था, यानी कि मद्रास की अपना स्थापना फ्रांसीसी डे ने 1939 में किया था। और हुगली की स्थापना 1651 में, हुगली की स्थापना 1651 में। सूरत की स्थापना 1913 में, सूरत की स्थापना वर्ष 1913, सूरत की स्थापना वर्ष 1913 वर्ष है, यानी कि मसूलीपट्टनम का था हमारा 1911, मसूलीपट्टनम 1911। इसमें कुछ ना कुछ गलत लग रहा है ये क्वेश्चन, कंपनी, ये तो कुछ ना कुछ गलत लग रहा है ये भाई, कुछ ईयर कुछ ना कुछ गलत लग रहा है। चलिए इसको देख लेंगे। अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, अंग्रेजों ने सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद में, मसूलीपट्टनम तथा भरूच में अपना व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की थी? अंग्रेजों ने 1623 में, 1623 में। सबसे पहला पहले 1660 में की थी, लेकिन असफल हुआ। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एकदम अपना पहला स्थापित किया था, वैधानिक स्थापित किया था। और अंग्रेजों ने 1623 में सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद में, मसूलीपट्टनम में, भरूच में अपना व्यापारिक कोठियों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? बालासोर में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? बालासोर में। पूर्वी भारत में बालासोर, बालासोर का उड़ीसा में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना उड़ीसा का बालासोर में था। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन, 1939 में फ्रांसीसी बेचू की मद्रास की स्थापना किया था, मद्रास को पट्टे पर लिया था 1939 में फ्रांसीसी डे ने। 1939 में फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया? मद्रास को पट्टे पर लिया चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से 1939 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। अब देखिए, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान कब जारी किया था? गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान कब जारी किया था? तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 59 देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे। तब तक ये हमारा का समाप्त हो गया आज का खेल। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए गुड बाय।